सीडीपी का हमने कंटेंट पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम उसके पीवाईक्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने 4th टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। आज हम 4th पीवाईक्यू करेंगे, जो बिल्कुल ऑफिशियल पीवाईक्यू है। इसमें हम टारगेट कर रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम को। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने पीवाईक्यू को। आज फिर से हम अपना सीडीपी के सीरीज़ स्टार्ट करते हैं और करते हैं पीवाईक्यूज़ को। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रामा वॉज मीन टू हर ब्रदर ताहिर। नेक्स्ट डे ताहिर गॉट सिक। रामा कंक्लूडेड दैट शी मेड हर ब्रदर सिक। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ रामा इन। अब मतलब इसमें क्या बोला है कि रामा ने अपने भाई ताहिर को मतलबी तरीके से व्यवहार करती है। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया है और रमा ये सोचती है कि वो मेरा भाई जो है मेरे ही वजह से बीमार पड़ा है। तो रामा अभी किस स्टेज में है, ये प्याजे के अनुसार बताना है। तो अभी रामा किस स्टेज में है, पहली ही स्टेज होगी उसकी। तो ये कौन सी स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो इसमें बताया है। अगला क्वेश्चन है कि इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ देयर जेंडर रोल्स। एक प्रोसेस है, मतलब एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिका के बारे में जागरूक हो जाते हैं। तो ये कौन सा है कि एक ऐसी भूमिका है कि बच्चे अपनी जेंडर के बारे में जागरूक हो जाते हैं। तो ये कौन सा है भूमिका, तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। इक्वालिटी नहीं, जेंडर में इक्वालिटी तो मतलब बॉयज़ और गर्ल्स बराबर हैं, तो ये नहीं होगा। जेंडर होमोजेनिटी मतलब समरूपता, जेंडर में सेम है, तो ये भी नहीं है। सेम जेंडर को मतलब अलग माना गया है, डिफरेंट जेंडर को अलग माना गया है, तो ये वाली चीज़ हो गई। यहाँ पे क्या है, जेंडर टाइपिंग कि मेल अपने आप को समझ जाता है कि वो मेल है, फीमेल अपने आप को समझ जाती है कि फीमेल है। तो यहाँ पे क्या होगा, जेंडर टाइपिंग हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, विच ऑफ द सेंसरी टू एप्टली डिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन ऑफ लेव-वाइगोत्स्की कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग। मतलब वाइगोत्स्की के स्कैफोल्डिंग के बारे में इसमें बताना है कि वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखते हैं, अ टीचर हैज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड स्टूडेंट टू हैज़ एनी काइंड ऑफ कोलेबोरेशन एंड कम्युनिकेशन विद देयर पीयर्स। मतलब टीचर ने क्या किया है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट मना कर दिया है कि कोलेबोरेशन नहीं करना, कम्युनिकेशन नहीं करना है दूसरे बच्चों के साथ में। तो ये तो नहीं होता है स्कैफोल्डिंग। अ टीचर हैज़ रिटन आंसर ऑन ब्लैक बोर्ड हैज़ आस्क द स्टूडेंट टू कॉपी एन आंसर पैसिवली। ये भी नहीं होता है कि पैसिवली तरीके से क्या करें, हम बच्चे को क्या करें, ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने को बोल दे कोई भी आंसर। टीचर हैड मेड इट मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट सॉल्व प्रॉब्लम ऑन देयर ओन इन अ सेट ऑफ टाइम पीरियड। इसने कि टीचर ने क्या बोल दिया है कि तुम अपने तरीके से ही प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, मैंडेटरी कर दिया है कि ये अनिवार्य है कि तुम निर्धारित समय के अंदर ही प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो ये भी नहीं होता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है, अ टीचर गेव हाफ सॉल्व प्रॉब्लम। टीचर ने एक हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दिया है बच्चे को, एंड टू हर स्टूडेंट हु वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम अदरवाइज, जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही है। तो मतलब क्या किया है, टीचर ने क्या किया है, एक आधा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया है बच्चे को, और उसमें क्या हो रही है, बच्चे को क्या हो रही है, डिफिकल्टीज हो रही हैं सॉल्व करने में प्रॉब्लम। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। कि एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी को आधी हल की हुई समस्या दी जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही है। तो 4th ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एन एजुकेशनल फिलॉसफी दैट एम्फसाइज ऑन। मतलब जो प्रगतिशील शिक्षा है, उस शैक्षिक दर्शन है, एक शैक्षिक दर्शन है, वो किस चीज पे जोर देता है। जो एक प्रगतिशील शिक्षा है वो किस चीज पे जोर देता है, ये पूछा गया है हमसे। तो क्या ये रोट मेमोराइजेशन पे जोर देता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग पे या स्ट्रिक्ट करिकुलम पे जोर देता है, तो नहीं, इस पे भी जोर नहीं देता है। कंपटीशन एंड इंडिविजुअल अचीवमेंट पे जोर देता है, नहीं, कोलैबोरेटिव लर्निंग पे जोर देता है। अगला है स्टूडेंट सेंटर लर्निंग एंड एक्टिव
पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग को प्रमोट करता है, तो हाँ, प्रगतिशील शिक्षा क्या करता है, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग को प्रमोट करता है और एक्टिव पार्टिसिपेशन को भी बनाता है, मतलब छात्र केंद्रीकृत शिक्षा और सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग वाला। Children progress from understanding consequences of act to determine whether they are good or bad to understanding that rule and law are flexible and can be changed। तो इसमें क्या बोला है, बच्चे के किसी भी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने की क्या वे सोच सच्चे और बुरे हैं, यह समझने की ओर प्रगति करते हैं कि नियम और कानून नए हैं और बदले जा सकते हैं। तो ये बोला गया है बच्चे के बारे में। और दूसरा रीजनिंग क्या बोलता है कि कोलबर्ग के अनुसार चिल्ड्रन मोरल डेवलपमेंट अकर इन कॉन्टिन्यूअस मैनर एंड और डिसकॉन्टिन्यूअस वंस। मतलब कोलबर्ग के अनुसार क्या होना चाहिए, नैतिक विकास निरंतर होता है, ना कि अनिरंतर। तो ये बात ठीक बोली गई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है, तो यहाँ पे पहला तो ठीक बोला गया है कि जो बच्चा जो भी कार्य करता है उसका निर्धारित करने की कि वो अच्छा है या बुरा समझने की ओर प्रगति करते हैं, तो ये कानून बन सकता है या बदला भी जा सकता है, ये होता है। लेकिन कोलबर्ग ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि नैतिक जो है कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा पहला ठीक होता है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, ये पूछा गया है। तो प्रोसेस ऑफ अटेंशन एंड परसेप्शन, तो अवधारणा और ध्यान केंद्रित करना प्रक्रिया के दौरान, ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो नहीं। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन वर्ड तो प्याजे ने किया था, एनहेंस स्कीमा वर्ड भी प्याजे ने दिया था, तो ये भी नहीं होगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट गिव्ड बाय द एनवायरनमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट देना चाहिए, तो ये भी वाला भी गलत है। लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट स्पीच, कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड कैसे करता है कि लैंग्वेज प्राइवेट स्पीच में चला, निज वाक्य के बारे में बात की है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस हेल्प पीपल टू परसीव, एक्सप्रेस, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट मूड्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स। दूसरों की फीलिंग्स के बारे में बात की गई है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरों के मनोभाव, भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रण करने में मदद करती है। तो यहाँ पे लॉजिकल मैथमेटिक्स तो मैथ समझने वाला होता है, नेचुरलिस्टिक तो किसान होता है जो नेचर को समझता है, म्यूजिशियन जो सिंगर होता है, इंटरपर्सनल हो सकता है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे इंट्रापर्सनल दिया होता तो आप थोड़ा और कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि इंटरपर्सनल क्या होता है, दूसरों के बारे में सोचने समझने या दूसरों की फीलिंग्स को समझना होता है। इंट्रापर्सनल क्या होता है, अपनी फीलिंग्स को समझना होता है। तो आठवां क्वेश्चन क्या बोलता है, ए चाइल्ड्स फर्स्ट एक्सपीरियंस एज वेल एज एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी अ गर्ल और अ बॉय कम्स फ्रॉम। मतलब एक बच्चा है, पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़के होने का मतलब क्या है, कि अपेक्षाएं किससे आती हैं, कि वो पहला अनुभव किससे आता है। सबसे पहले वो किससे अनुभव करता है कि वो लड़का है या लड़की है, वो पहला एक्सपीरियंस किससे करता है, ये बात बोला गया है इसमें। तो सबसे पहली चीज़ वो कहाँ, फैमिली में ही तो बड़ा हुआ है, तो फैमिली से ही करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैमिली। सबसे प्राइमरी चीज़, सबसे पहला अनुभव कहाँ करता है, फैमिली से करता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन के आवश्यक विशेषता क्या है। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसकी आवश्यक जो असेसमेंट है वो क्या है, तो देखते हैं। टेस्ट एंड एग्जाम एट द एंड ऑफ ईयर तो समेटिव असेसमेंट हो गया ना, समेटिव असेसमेंट लिख देते हैं। समेटिव असेसमेंट हो गया कि टर्म एंड के एंड में एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है। क्लैरिफाई फॉर असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर द लर्नर, क्लैरिफिकेशन करना
असेसमेंट क्राइटेरिया को लर्नर्स के लिए, या फिर शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण करना। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है डिस्ग्राफिया क्या है। ग्राफ मतलब क्या बोला था, बताया था मैंने, लिखने से संबंधित विकार। तो यहाँ पे क्या लिखने से संबंधित विकार होगा, तो लिखने से संबंधित विकार, तो इसमें क्या आ जाएगा कि बच्चे के अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर, फिजिकल डिसऑर्डर या न्यूरो डेवलपमेंट, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये राइटिंग से रिलेटेड विकार है, तो ये इसमें इसका ऑप्शन ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर शुड कैटर टू डैश नीड टू गिफ्टेड चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम। मतलब एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चे की किस जरूरतों पर ध्यान रखना चाहिए। मतलब बच्चे की जो गिफ्टेड बच्चा है उसके किस चीज पे ध्यान रखना चाहिए क्लासरूम में, तो किस चीज पे, कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट पे ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इस पे तो ध्यान रखना ही चाहिए। कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट पे ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ कॉग्निटिव पे रखना चाहिए नहीं, तो हर चीज पे ही ध्यान रखना चाहिए, उसके कॉग्निटिव, उसके सोशल, उसके इमोशनल, हर एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के टीचर को पढ़ाना चाहिए। तो संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक तीनों ही पक्ष का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ पेडागोजिकल अप्रोच टू टीच स्टूडेंट विद द लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे को कौन से पेडागोजिकल अप्रोच से पढ़ाना चाहिए, या सीखने में अक्षमता जिसको है उसे इनमें से कौन से निम्नलिखित जो दिया हुआ है उसमें से किसमें से पढ़ाया जाना चाहिए। तो किसमें से, यूज मल्टी सेंसरी स्ट्रेटजी, तो ये बात ठीक है कि बहुसंवेगी रणनीति का उपयोग करना चाहिए बच्चे को पढ़ाते टाइम, ये बात ठीक है। दूसरा क्या बोल, स्टैंडर्डाइज लर्निंग गोल को स्टैंडर्डाइज रखना चाहिए, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, दूसरा इसमें हो जाएगा, तो इसमें दूसरा है, इसको काट दो। फिर यहाँ पे फ्लेक्सिबल एंड सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन रखना चाहिए, तो ये बात भी ठीक बोली है कि फ्लेक्सिबल और सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन रखना चाहिए। ब्रेकिंग डाउन टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स, टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और सीखना चाहिए, तो पहला, तीसरा और चौथा ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज करेक्ट। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसमें से कौन सा करेक्ट माना जाता है। तो ऑटिज्म किससे रिलेटेड बीमारी है कि वो बार बार होता है, चिल्ड्रन को सेंसरी इंटीग्रेशन में होता है, तो ये बार बार होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन हेल्प चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, संवेदी एकीकरण और विनियमन संविलम क्रम विकर्म से जूझ रहे में की मदद करते हैं, तो ये बच्चे का क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, while teaching in inclusive setups it is important that teacher, समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक किस पे ज़्यादा ध्यान दे। तो किस पे ज़्यादा ध्यान दे, सी डाइवर्सिटी एंड एज एन ऑब्स्टिकल, जो डाइवर्सिटी है, बच्चों की विविधता है कि अलग अलग जगह से बच्चे आ रहे हैं, मेंटल स्किल अलग है, तो उसको क्या करे, ऑब्स्टिकल समझे, तो ये तो गलत है। डाइवर्सिटी को क्या समझना चाहिए कि ये फायदा है हमारे लिए। फॉलो सेम करिकुलम फॉलो करना चाहिए, यूनिफॉर्म पेडागोजिकल स्ट्रेटजी सभी बच्चों के लिए, तो ये भी गलत है। अंडरस्टैंड स्पेशल चिल्ड्रन एज नीड एंड डिपेंडेंटी टू अदर, मतलब स्पेशल बच्चों को क्या करना चाहिए कि दूसरे जो नॉर्मल बच्चे हैं उन पे डिपेंड कर देना चाहिए, तो ये भी गलत मानेंगे। कॉन्टिन्यूसली एग्जाम देयर आउन इम्प्लिक्ट एंड प्री कंसीव्ड बायस्ड, हाँ ये बात ठीक है, अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्वकल्पित पूर्वाग्रहों को लगातार जांच करें, तो यहाँ पे क्या हो जाए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्या बोलता है, टीचर शुड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर टू क्रिएट प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इन अ क्लासरूम।
यहाँ पे क्या बोला है, शिक्षकों को कक्षा में मुद्रण समृद्धि वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल्य साहित्य शामिल करने चाहिए। मतलब कि पढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रिंट रिच एनवायरनमेंट करना चाहिए। तो ये बात ठीक है। क्लासरूम रिच इन लिटरेसी मटेरियल एंड लिटरेसी एक्शंस आर सेंट्रल टू इफेक्टिव लर्निंग। यहाँ पे साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभवों में समृद्धि कक्षा प्रभावी शिक्षक के केंद्र में है। तो ये बात भी ठीक बोली गई है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा भी ठीक है, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम एंड टीचर शुड एम्फसाइज ऑन प्रैक्टिस ऑफ। तो अगर यहाँ पे एक प्रगतिशील कक्ष है जिसमें विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। एक टीचर को किस पे मतलब ज़्यादा बल देना चाहिए जो है प्रगतिशील कक्षा बनाने के लिए। तो इसमें किस चीज़ पे बल देना चाहिए? पैसिव रिसेपिटेंस नहीं, निष्क्रियता पर बल नहीं देना चाहिए। आज्ञाकारी मतलब कि बच्चा शांति से पैसिवली सुने, ये भी पैसिव में ही आ गया। बिहेवियर कंडीशन पे कि बच्चा अच्छे से व्यवहार करे, इस पे भी नहीं। रिफ्लेक्ट थिंकिंग सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। चिंतनशील सोच पे ध्यान देना चाहिए टीचर को। अगला क्वेश्चन है, सीइंग रमन ए 4th grade student stuck on a question, his teacher asked him to try the solution while speaking. What is going on in his mind? Such verbalization is likely to be. इसमें क्या बोला है, रमन एक जो है 4th कक्षा का विद्यार्थी है, एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है। एक प्रश्न दिया है टीचर ने, उसे हल नहीं कर पा रहा है। यह देखकर रमन की शिक्षक उससे कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह उसे बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करे। टीचर क्या बोलता है कि तुम इसे बोल के अपने प्रश्न को हल करने का कोशिश करो। इस तरह के मौखिकरण को क्या बोला गया है? टीचर मतलब इसको क्या कहते हैं? इस तरह के मौखिकरण को क्या बोला जाता है? तो इस तरह के मौखिकरण को क्या बोला जाता है? तो देखते हैं ऑप्शन। हेल्पफुल बिकॉज लैंग्वेज फैसिलिटेट्स थ्रू प्रोसेस। ये हेल्पफुल होगा बच्चे के लिए क्योंकि क्या है, लैंग्वेज फैसिलिटेट करता है, सहायक है। ये क्या है? सहायक है, क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। तो ये बात ठीक लग रही है, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। सपोर्टिव ओनली फॉर स्टूडेंट, नहीं, ओनली आया तो ये पहले ही गलत मान देंगे। अनप्रोडक्टिव तो बिल्कुल नहीं होगा। फर्टाइल, फ्रिजाइल, व्यर्थ है, ये सब भी गलत है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर हु बिलीव्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पैडागोजी वुड। एक कोई टीचर है, वो बिलीव करता है किस पे? कंस्ट्रक्टिविस्ट पैडागोजी पे। एक शिक्षक है जो रचनावादी शिक्षण शास्त्र पे विश्वास करता है के लिए आवश्यक है। उसके लिए क्या आवश्यक है ये बोलते हैं। क्या बोला है? अवॉइड जजमेंट ऑफ स्टूडेंट सोले ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो कल्चर बैकग्राउंड। तो सिर्फ केवल सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि के आधार पर ही छात्रों के लिए निर्णय लेने से बचें। हाँ, ये बात ठीक बोली गई है कि सिर्फ सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड से ही बच्चे के लिए जजमेंट करना गलत बात है। यहाँ पे क्या बोला है? प्रमोट हाई लेवल एंड वनरेबल इंस्ट्रक्शन प्राइमरी पेडागोजी। नहीं, ये गलत है कि हमें उच्च स्तर के मौखिक निर्देशों को प्राथमिक शिक्षा शास्त्र के रूप में बढ़ावा देना चाहिए। नहीं। प्रमोट एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट, एबिलिटी ग्रुपिंग करना चाहिए बच्चों का, कि जो छात्रों के योगात्मक समूह में बढ़ावा देना चाहिए, ये भी ठीक है। अवॉइड कनेक्टिंग कंटेंट द रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पे गलत ही कौन सा है? सिर्फ ये बात है, पहला ही गलत है, तो हमारा पहला ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर इंप्लाइज दैट स्टूडेंट। शिक्षा शास्त्रियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है क्या है? तो इसमें रोट मेमोराइजेशन, फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, रटनाफिकेशन क्या ये है? नहीं।
एक्टिवली वैल्यू मार्क्स, मार्क्स पे ही वैल्यू करे या फिर कंपटीशन पे ही वैल्यू करे, ये भी नहीं। कंसीडर टेक्स्ट बुक सोर्स के रूप में जाने, ये भी नहीं। इंक्वायरी करे, एक्सप्लोर करे और क्वेश्चन करे, तो ये फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, राधा रीजन्स क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन द सन देन इन द शेड, सो द सन इज हेल्पिंग देम टू ड्राई, शी इज शोइंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ। राधा एक तर्क देती है क्या, कि कपड़ा जो है छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूख जाता है, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद करती है। वह क्या समझाने की कोशिश कर रही है, मतलब ये क्या समझाने की कोशिश कर रही है राधा। क्या रिवर्सिबल थिंकिंग इसमें कहा गया, जीव कहाँ है इसमें, जीव को भी नहीं कर रही, डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं कर रही, कॉज और इफेक्ट, कारण और प्रभाव पे बात कर रही है। कारण क्या है कि धूप में सुखा रही है, प्रभाव क्या पड़ रहा है कि वो सूख जा रहा है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन, इंट्रेंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल क्या है, या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या हो सकता है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है, प्लेइंग अ गेम फॉर प्राइज मनी के लिए गेम खेलना, क्या ये इंट्रेंसिक है, नहीं, ये एक्सट्रेंसिक हो सकता है। प्लेइंग अ स्पोर्ट्स फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए गेम खेलना, हाँ ये इंट्रेंसिक हो सकता है। कंप्लीटिंग द होमवर्क टू अवॉइड बीइंग स्कॉल्डेड बाय पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स से डांट ना पड़े के लिए हम होमवर्क कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन है। स्टडिंग फॉर अ टेस्ट के लिए पढ़ाई करना, ये भी एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन में आता है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीचर्स हु बिलीव इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी शुड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ मटेरियल टू द चिल्ड्रन। अब इसमें क्या कर रहा है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी में, रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाला शिक्षकों को बच्चे को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। बच्चों को क्या करनी चाहिए, बहुत सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। तो ये बात ठीक है कि बहुत सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, तो ये वाला पहला तो ठीक हो गया। यंग चिल्ड्रन डिपेंड सोले ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शन एंड लेक्चर फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। जो छोटे बच्चे होते हैं अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देश और व्याख्या पर निर्भर रहते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि सिर्फ मौखिक पर ही निर्भर रहते हैं, मौखिक भाषा या फिर वर्बल लैंग्वेज सिखाया तो वो सीख जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो पहला यहाँ पे ठीक है लेकिन दूसरा गलत है, तो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अवॉइडिंग द अपीयरेंस ऑफ लो एबिलिटी इन फ्रंट ऑफ पीयर्स एंड टीचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचने का एक उदाहरण बताइए। मतलब बच्चा के अंदर तो वो क्षमता है, लेकिन जो पीयर के सामने, टीचर के सामने वो कम एबिलिटी दिखाता है, तो उससे बचने का क्या उपाय हो सकता है। तो उससे बचने का उपाय क्या है, परफॉर्मेंस अप्रोच गोल, जो परफॉर्मेंस करना है वही करे, टास्क इन्वॉल्व करे, टास्क इन्वॉल्व नहीं, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल। मतलब ये क्या हो सकता है, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल हो सकता है बच्चे के अंदर। प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य क्या हो सकता है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम। जैसे कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है, कौन सा इफेक्टिव तरीका है। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इफेक्टिव तरीका माना जाता है, तो कौन सा है, डिस्करेज करना, नहीं। यहाँ पे क्या है, डिस्करेज तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, डिस्करेज सुनते ही काट दिया करो तुम आंसर को। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड क्वेश्चनिंग अजम्पशन, ये ठीक बोल सकते हैं इसको। छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये बात ठीक बोली गई है। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद अ सेट ऑफ प्री डिटरमिन्ड आंसर, मतलब पहले से ही आंसर उसको पता हो वो वाले क्वेश्चन दो, तो ये भी गलत है। रोट मेमोराइजेशन भी नहीं करवाना है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होता है हमारा। अगला क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग का है, तो क्या बोलता है कि सम चिल्ड्रन हैव characteristic that resemble their parents while others are markedly different from their parents।
तो इसमें क्या बोला है कि कुछ बच्चे ऐसी विशेषताएं होती है, कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उनके माता पिता से ही मिलती है, जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। मतलब कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता से उनको विशेषताएं मिलती है, लेकिन कुछ क्या होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये बात क्या बोला गया है, ठीक बोला गया है कि कुछ बच्चों के मिलती है, कुछ बच्चों को नहीं मिलती है। अगला देखते हैं, तो ये ठीक है। वर्किंग आउट हाउ मच टू एनी कैरेक्टरिस्टिक इज ड्यू टू नेचर और जीन एंड हाउ मच इज ड्यू टू नर्चर और एनवायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इशू। यह पता लगाना कि कोई विशेषता वंशानुगत या अवंशानुगत के कारण कितनी है और पोषण या पर्यावरण के कारण कितनी है, ये जटिल मुद्दा है। हाँ, ये बात भी सही माना गया है कि ये बात को पता लगाना, हम जैसे कौन चीज़ हमें हेरिडिटी से मिल रही है और कौन सी चीज़ हमें एनवायरनमेंट से मिल रही है, इस बात का पता लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये वाला भी सही है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है पहले वाले को ठीक। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। डेवलपमेंट के रूप में कौन सा इसमें करेक्ट है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखते हैं कि डेवलपमेंट इज सिंपल एंड यूनिटरी प्रोसेस। सिंपल तो बिल्कुल नहीं है, तो इसको काट दो। डेवलपमेंट कैन ऑलवेज मेजर, डेवलपमेंट को हमेशा हम मेजर कर सकते हैं, हमेशा सटीक रूप से मेजर कर सकते हैं, तो ये बात भी गलत है। डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। डेवलपमेंट इज चिल्ड्रन कैन बी प्रिडिक्ट वेरी एक्यूरेटली, मतलब हम सटीक रूप से अनुमान लगा सकते हैं, तो ये बात भी हमारा गलत है, तो यहाँ पे तीसरा ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड एंड स्पीक डिपेंड ऑन द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ माउथ एंड ब्रेन। मतलब क्या बोला है, समझने व बोलने की क्षमता मुंह व मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। तो क्या ये बात ठीक है? हाँ, ये बात ठीक है कि जो समझने और बोलने की क्षमता है मुंह पे और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पे भी डिपेंड करती है। अगला क्या बोलता है, इमोशनल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू फिजिकल ग्रोथ। जो है इमोशनल डेवलपमेंट भी, जो संवेगिक विकास है वो भी क्या है, शारीरिक विकास से ही संबंधित है। तो ये बात भी ठीक है क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, जुड़ा हुआ है, इमोशनल सोशल सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सारे चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो ये बात भी ठीक है। तो क्या है, दोनों ही ठीक बात है और जो है ए जो है आर की सही व्याख्या करता है, तो हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, मोस्ट चिल्ड्रन कैन स्पीक 5-6 कोहेरेंट सेंटेंस। अब इसमें क्या बोल दिया है कि कुछ जो बच्चे हैं, अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य कब बोल सकते हैं, मतलब 5-6 जो वर्ड है कब बोल सकते हैं, 5 सेंटेंस कब बोल सकते हैं, कौन सी एज में बोल सकते हैं। तो ये कब बोल सकते हैं, 3 साल की उम्र में ये बच्चे क्या बोलते हैं, 5 सेंटेंस बोल सकते हैं लगातार। अगला क्या है, एज पर लेब बाइगोत्स्की। लेब बाइगोत्स्की के अनुसार एज अ चिल्ड्रन ग्रो, बच्चा ग्रो कर रहा है, देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट फ्रॉम। अगर लेब बाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा अगर ग्रो कर रहा है, बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है तो उनकी भाषा कैसे विकसित होती है। तो कैसे विकसित होती है, मतलब पहले तो वो तेज तेज बोलेगा और फिर क्या वो धीरे धीरे बोलता है, तो अब वो कैसे विकसित होएगी, तो पहले तेज, तो यहाँ पे क्या है, प्राइवेट स्पीच है, हटा दो इसको, साइलेंट स्पीच है, इसको भी हटा दो। थिंक आउट लाउड, मतलब तेज बोलेगा टू इनर स्पीच, और फिर वो क्या करेगा, अंदर ही वो चला जाएगा, तो तेज बोलेगा और फिर इनर स्पीच में वो चला जाएगा। इनर स्पीच से एक्सटर्नल स्पीच नहीं, ये भी गलत है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होता है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, पियाजे डिस्क्राइब्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग। पियाजे ने क्या किया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की है। पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है वो किस तरह घटित होने वाला बताया गया है। तो ये कैसे बताया गया, 3 प्रोग्रेसिव लेवल इन्होंने दिया है, 3 प्रोग्रेसिव लेवल दिया है, नहीं तो 3 प्रोग्रेसिव लेवल नहीं दिया है। एज रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द 8 एज, मतलब 8 अवस्थाओं में इन्होंने बताया है, तो ये भी नहीं, 8 अवस्थाओं में भी नहीं बताया है। इन अ
कॉन्टिन्यूअस मैनर फ्रॉम बर्थ थ्रू अडल्टहुड, मतलब इन्होंने ये क्या है कि ये कॉन्टिन्यूअस होता है और ये क्या होता है बर्थ से लेके अडल्टहुड तक चलता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, इन्होंने स्टेजेस की बात की है पियाजे ने डेवलपमेंट में। इन अ 4 क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस, हाँ ये बात सही है कि इन्होंने 4 स्टेज दिए हैं जो है डेवलपमेंट के पियाजे ने, तो यहाँ पे क्या है 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यहीं पे हमारा ये जो PYQ है कंप्लीट होता है, हमारा ये PYQ यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।